नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना टीकाकरण के लिए भारत के कोविन ऐप को विश्व के सभी देशों को उपलब्ध कराने का प्रस्ताव रखा। कहा, महामारी से निपटने में प्रौद्योगिकी महत्वपूर्ण। देश में अब तक 35 करोड़ 71 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। सरकार ने घरेलू उड़ानों को 65% यात्री क्षमता के साथ उड़ान की अनुमति दी। परिसीमन आयोग जम्मू कश्मीर की 4 दिन की यात्रा पर आज श्रीनगर जाएगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने वर्तमान शैक्षणिक सत्र को 2 भागों में विभाजित करने का फैसला किया। प्रत्येक भाग में लगभग 50% पाठ्यक्रम शामिल होगा। दक्षिण पश्चिम मानसून के देश के शेष भागों में 10 जुलाई के आसपास पहुंचने की संभावना। भारतीय एथलेटिक संघ एएफआई ने टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने के लिए 26 एथलीटों की घोषणा की। लंदन में वेम्बले में यूरो कप फुटबॉल के पहले सेमीफाइनल में आज इटली का मुकाबला स्पेन से होगा। समाचार प्रभात में मुकेश कुमार के साथ मैं चंद्रिका जोशी। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के लिए सरकारी केंद्रों पर निःशुल्क राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि कोविड से बचाव का टीका लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक जरूरी न हो तब तक घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 01123978046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कोविन प्लेटफॉर्म को एक खुला स्रोत बनाया जा रहा है। उन्होंने सभी देशों को ये उपलब्ध कराने का प्रस्ताव किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि समूचे विश्व को एक परिवार मानने के भारत के दर्शन के अनुरूप कोविन को इस तरह से तैयार किया जा रहा है। श्री मोदी कोविन ग्लोबल कॉन्क्लेव को संबोधित कर रहे थे। इंडियन सिविलाइजेशन कंसिडर्स द होल वर्ल्ड as one family. The pandemic has made many people realize the fundamental truth of this philosophy. That is why our technology platform for COVID vaccination, the platform we call COVIN, is being prepared to be made open source. Soon it will be available in any and all countries. वर्चुअल बैठक में देश में विकसित कोविन प्लेटफॉर्म को 142 देशों के प्रौद्योगिकी और स्वास्थ्य विशेषज्ञों के सामने पेश किया गया। ग्लोबल कॉन्क्लेव का आयोजन स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने संयुक्त रूप से किया। इसका उद्देश्य विश्व को डिजिटल सार्वजनिक प्लेटफॉर्म के रूप में कोविन प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराना है। प्रधानमंत्री ने अपने अनुभवों, विशेषज्ञता और संसाधनों को विश्व समुदाय के साथ साझा करने की भारत की प्रतिबद्धता के साथ साथ दुनिया से सीखने की भारत की इच्छा का भी उल्लेख किया। महामारी से निपटने में प्रौद्योगिकी के महत्व पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सॉफ्टवेयर एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें संसाधनों की कोई बाधा नहीं है। इसलिए भारत ने तकनीकी रूप से जितनी जल्दी संभव हो सका कोविड ट्रैकिंग और ट्रेसिंग ऐप ओपन सोर्स बनाया। उन्होंने कहा कि लगभग 20 करोड़ यूजर्स के साथ आरोग्य सेतु ऐप डेवलपरों के लिए उपलब्ध है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने टीके के महत्व को देखते हुए टीकाकरण की कार्यनीति बनाते समय शुरू से ही पूरी तरह डिजिटल दृष्टिकोण अपनाया है। इससे टीकों के इस्तेमाल की जानकारी प्राप्त करने और इनकी बर्बादी कम से कम होने में भी मदद मिली है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कॉन्क्लेव के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि भारत ने हमेशा वसुधैव कुटुंबकम के अपने प्राचीन दर्शन में विश्वास व्यक्त किया है, जिसका अर्थ है समूचा विश्व एक परिवार है। उन्होंने कहा कि ये कॉन्क्लेव इसी दर्शन का जीवंत उदाहरण है। India has always upheld its belief in the ancient philosophy of Vasudhaiva Kutumbakam, which means
The entire world is one family, and this conclave is a shining example of the same. I must say, my government is more than glad to share with our extended global family the path-breaking next-generation digital platform CoWIN, which has been indigenously developed in India and is powering the rapid progress of one of the world's largest vaccination drives against COVID-19. वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने महामारी से निपटने की तैयारी के लिए वैश्विक वित्त पोषण पर G20 देशों के उच्च स्तरीय स्वतंत्र समिति की सह अध्यक्षों के साथ कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बातचीत की। श्रीमती सीतारामन और समिति की सह अध्यक्षों ने समिति के कार्यों की चर्चा की, जिसे जुलाई में G20 देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नर की बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा। बैठक के दौरान श्रीमती सीतारामन ने कोविड से निपटने की भारत की तैयारियों और उठाए गए कदमों की जानकारी दी। उन्होंने महामारी से लड़ने के लिए स्वास्थ्य व्यवस्था मजबूत करने और भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए सरकार द्वारा किए गए विभिन्न उपायों का उल्लेख किया। देश में अब तक 35 करोड़ 71 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। कल 41 लाख 34 हजार से अधिक टीके लगाए गए। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार टीकाकरण अभियान का तीसरा चरण शुरू होने के बाद 37 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 18 से 44 वर्ष के 10 करोड़ 25 लाख लोगों को टीके की पहली डोज दी जा चुकी है। 29 लाख 19 हजार से अधिक लोगों को टीके की दूसरी डोज दी जा चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वीडियो श्रृंखला कोविड गुरुकुल आरंभ किया है। इसका उद्देश्य कोविड महामारी और टीकाकरण पर प्रामाणिक जानकारी देना है। इस श्रृंखला में प्रमुख जन स्वास्थ्य विशेषज्ञ, नीति निर्माता, डॉक्टर, वैज्ञानिक और स्वास्थ्य पेशेवर भाग लेंगे और लोगों को कोविड से बचाव के उचित व्यवहार के प्रति जागरूक बनाने और टीकों के बारे में भ्रांतियां दूर करने में मदद करेंगे। नागर विमानन मंत्रालय ने घरेलू उड़ानों की क्षमता मौजूदा 50% से बढ़ाकर 65% कर दी है। मंत्रालय ने यात्रियों की बढ़ती मांग को देखते हुए निर्धारित घरेलू उड़ानों की मौजूदा स्थिति की समीक्षा करने के बाद यह फैसला किया। मंत्रालय ने एक ट्वीट में बताया कि इस बारे में जारी आदेश इस महीने की 31 तारीख या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, जारी रहेगा। 1 जून 2021 से विमानों का परिचालन कोविड पूर्व की तुलना में केवल 50% क्षमता के साथ हो रहा था। इस बारे में मंत्रालय ने 28 मई को आदेश जारी किया था। इससे पहले ये सीमा 80% की थी। परिसीमन आयोग जम्मू कश्मीर की 4 दिन की यात्रा पर आज श्रीनगर जा रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। कुछ दिनों के बाद ही जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर के राजनीतिक नेताओं से मुलाकात पर उन्हें केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने का आश्वासन दिया, न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता वाला परिसीमन आयोग आज से जम्मू कश्मीर के 4 दिवसीय दौरे पर श्रीनगर पहुंच रहा है। आयोग विभिन्न दलों के राजनीतिक नेताओं से मिलेगा और जम्मू कश्मीर में नए निर्वाचन क्षेत्रों को बनाने के लिए उनसे जानकारी इकट्ठा करेगा। परिसीमन आयोग आज पहलगाम और श्रीनगर में घाटी के सभी जिला चुनाव अधिकारियों से भी बातचीत करेगा। आकाशवाणी समाचार के लिए श्रीनगर से मैं सुनील कोल। परिसीमन आयोग का गठन पिछले वर्ष मार्च में किया गया था और कोविड महामारी के कारण इसका कार्यकाल मार्च 2021 में 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 2021-22 के शैक्षणिक सत्र को 2 अवधि में विभाजित करने का फैसला किया है। प्रत्येक अवधि में लगभग 50% पाठ्यक्रम शामिल होगा। बोर्ड ने एक बयान में कहा है कि शैक्षणिक सत्र 2021-22 का विभाजन विषय विशेषज्ञों के विचारों और विषयों के परस्पर संबंधों को ध्यान में रखते हुए प्रणालीबद्ध दृष्टिकोण के आधार पर किया जाएगा। सीबीएसई ने कहा है कि बोर्ड विभाजित पाठ्यक्रम के आधार पर प्रत्येक अवधि के अंत में परीक्षाएं आयोजित करेगा। पहली अवधि के अंत में बोर्ड पहली टर्म की परीक्षाएं नवंबर-दिसंबर 2021 के मध्य में होंगी। दूसरी अवधि के अंत में दूसरे टर्म के संशोधित पाठ्यक्रम के आधार पर वर्ष के अंत में परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। रेल मंत्रालय ने कहा है कि विभिन्न गैर तकनीकी पॉपुलर श्रेणियों एनटीपीसी के ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट पदों के लिए रेलवे भर्ती परीक्षा का 7वां और अंतिम चरण 23 जुलाई से शुरू होगा।
मंत्रालय ने कहा है कि शेष 2,78,000 उम्मीदवारों के लिए कंप्यूटर आधारित परीक्षा CBT अब 23, 24, 26 और 31 जुलाई को आयोजित की जाएगी। कोविड महामारी की दूसरी लहर के कारण इन परीक्षाओं को टाल दिया गया था। कंप्यूटर आधारित पहले स्तर की परीक्षा 6 चरणों में 28 दिसंबर 2020 से इस वर्ष 8 अप्रैल तक कराई गई थी। मंत्रालय ने कहा है कि परीक्षा देश भर के 76 शहरों में लगभग 260 केंद्रों पर कड़े कोविड नियमों के तहत आयोजित की जा रही है। अधिकांश उम्मीदवारों को उनके गृह राज्य में केंद्र आवंटित किए गए हैं। मंत्रालय ने कहा है कि जिन उम्मीदवारों ने अपने राज्य के अंदर केंद्र आवंटन करना संभव नहीं हो पाया है, उन उम्मीदवारों को रेल संपर्क वाले पड़ोसी राज्य में केंद्र आवंटित किए गए हैं। ई-कॉल लेटर डाउनलोड करने की प्रक्रिया परीक्षा तिथि से 4 दिन पहले शुरू हो जाएगी। मंत्रालय ने कहा है कि 7वें चरण के सभी उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन में दिए गए उनके ईमेल और मोबाइल नंबरों पर भी आवश्यक सूचना भेजी जा रही है। उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे भर्ती प्रक्रिया पर नवीनतम अपडेट के लिए केवल RRB की आधिकारिक वेबसाइटों को ही देखें। मंत्रालय ने कहा है कि उम्मीदवारों को यह भी सलाह दी गई है कि वे कॉल लेटर के साथ जारी किए गए कोविड से संबंधित दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करें। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना टीकाकरण के लिए भारत के कोविन ऐप की विश्व के सभी देशों को उपलब्ध कराने का प्रस्ताव रखा। कहा, महामारी से निपटने में प्रौद्योगिकी महत्वपूर्ण। देश में अब तक 35 करोड़ 71 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। सरकार ने घरेलू उड़ानों को 65% यात्री क्षमता के साथ उड़ान की अनुमति दी। परिसीमन आयोग जम्मू कश्मीर की 4 दिन की यात्रा पर आज श्रीनगर जाएगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने वर्तमान शैक्षणिक सत्र को 2 भागों में विभाजित करने का फैसला किया। प्रत्येक भाग में लगभग 50% पाठ्यक्रम शामिल होगा। दक्षिण पश्चिम मानसून के देश के शेष भागों में 10 जुलाई के आसपास पहुंचने की संभावना। भारतीय एथलेटिक्स संघ AFI ने टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने के लिए 26 एथलीटों की घोषणा की। लंदन में वेम्बले में यूरो कप फुटबॉल के पहले सेमीफाइनल में आज इटली का मुकाबला स्पेन से होगा। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। कोविड महामारी के दौरान लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई राष्ट्रीय स्तर पर कई हेल्पलाइन काम कर रही हैं। सूचना प्रसारण मंत्रालय इस बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ा रहा है। हेल्पलाइन नंबर इस प्रकार से हैं। कोविड संबंधी सवालों के जवाब देने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन है 1075। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098। वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का हेल्पलाइन नंबर है 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान निमहांस का नंबर है 080461100007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और माई गव व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर है 9013151515। दक्षिण पश्चिम मानसून 10 जुलाई के आसपास दिल्ली पहुंचेगा। इस बार मानसून के 15 वर्षों में सबसे देरी से आने की संभावना है। मौसम विभाग ने कहा है कि मानसून के पश्चिम उत्तर प्रदेश के बाकी हिस्सों, पंजाब के कुछ भागों, राजस्थान और दिल्ली में 10 जुलाई तक पहुंचने की उम्मीद है। विभाग ने कहा है कि उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में 10 जुलाई से वर्षा से जुड़ी गतिविधियों में वृद्धि होने की संभावना है। केरल में 2 दिन की देरी से पहुंचने के बाद मानसून देश के पूर्वी, मध्य और पश्चिमोत्तर भागों सहित कई स्थानों पर सामान्य से 10 दिन पहले ही पहुंच गया था, लेकिन मानसून के आगे बढ़ने की विपरीत परिस्थितियों के कारण ये कमजोर पड़ गया और सुस्त हो गया। दिल्ली में मानसून सामान्य तौर पर 27 जून तक पहुंच जाता है और 8 जुलाई तक इसका असर पूरे देश में हो जाता है।
और अब एक नजर आज के मौसम के पूर्वानुमान पर। दिल्ली में गरज के साथ हल्की बारिश की संभावना है। कोलकाता और मुंबई में जहां हल्की वर्षा का अनुमान है, वहीं चेन्नई में गरज के साथ बारिश हो सकती है। जम्मू में आसमान साफ रहेगा, शाम तक बादल घिर सकते हैं। श्रीनगर में बारिश के आसार हैं। लेह में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। गिलगित में गरज के साथ बारिश की संभावना है। मुजफ्फराबाद में गरज के साथ छींटे पड़ सकते हैं। ईटानगर में हल्की बारिश हो सकती है। कोहिमा में न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, अधिकतम 27 के आसपास रहेगा। इम्फाल में गरज के साथ बारिश हो सकती है। अगरतला में भी 1 या 2 बार गरज के साथ छींटे पड़ सकते हैं। आइजोल में हल्की बारिश का अनुमान है। शिलंग में भी हल्की बारिश हो सकती है। गैंगटॉक में छिटपुट वर्षा का अनुमान है और गुवाहाटी में भी हल्की बारिश रहेगी। बिहार में बाढ़ से जुड़ी घटनाओं में 21 लोगों की मौत हो गई है। अधिकांश लोगों की मौत डूब जाने के कारण हुई। इस बीच पूर्व मध्य रेलवे के समस्तीपुर मंडल में मुजफ्फरपुर पनिहवा रेल खंड के सुगौली और मझौलिया स्टेशन के बीच रेल पुल पर बूढ़ी गंडक का पानी आ जाने से 6 विशेष रेलगाड़ियां निरस्त कर दी गई हैं और 12 का मार्ग परिवर्तित कर दिया गया है। मुख्य जनसंपर्क अधिकारी राजेश कुमार ने आकाशवाणी को बताया कि क्षतिग्रस्त पुलों और उनके नीचे जलस्तर की निगरानी के लिए सुरक्षा तंत्र सतर्क हैं। सभी पुलों पर पथ निरीक्षकों को तैनात किया गया है। केंद्र सरकार ने वन संसाधनों के प्रबंधन में जनजातीय समुदायों को और अधिकार देने का फैसला किया है। जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर आज नई दिल्ली में इस संबंध में संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करेंगे। ये घोषणा पत्र अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वनवासी अधिनियम 2006 के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए तैयार किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में 736 करोड़ रुपए से अधिक की 75 परियोजनाएं पूरी कर ली हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शहर में चल रही विकास परियोजनाओं की कल समीक्षा की। एक रिपोर्ट। जो 75 विकास परियोजनाएं पूरी तरह तैयार हो चुकी हैं, उनमें 186 करोड़ रुपए की लागत से बना रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर शामिल है। ये कन्वेंशन सेंटर भारत और जापान की दोस्ती की मिसाल के तौर पर बना है, जिसकी आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उस वक्त के जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने रखी थी। शिवलिंग के आकार के बने इस कन्वेंशन सेंटर में भारत और जापानी वास्तुकला का अद्भुत संगम नजर आता है और इसके हॉल में तकरीबन 1200 लोगों के बैठने का इंतजाम है। वहीं बाहरी इलाके में 108 एल्यूमिनियम के रुद्राक्ष लगाए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पिछले 7 वर्षों में वाराणसी में रिकॉर्ड संख्या में विकास परियोजनाएं आई हैं और विकास स्पष्ट नजर आता है। उन्होंने कहा कि इस पुरातन शहर में हुए विकास का संदेश दुनिया भर में पहुंचना चाहिए। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। कर्नाटक में समर्थनम ट्रस्ट ने दिव्यांगजनों के लिए टीकाकरण जागरूकता अभियान शुरू किया है। दिव्यांगजन और वंचित वर्ग के लोगों के सशक्तिकरण के लिए आज बंगलुरु में टीकाकरण अभियान शुरू होगा। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर अश्वत्थ नारायण इस जागरूकता अभियान का शुभारंभ करेंगे और जागरूकता अभियान वाहन को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। एक रिपोर्ट। दिव्यांगों के लिए काम कर रहे समर्थनम ट्रस्ट उनके उत्थान के लिए शिक्षा, पौष्टिक आहार, कौशल्य ट्रेनिंग और उद्योग दिलवाने के लिए काम कर रहा है। कोविड संक्रमण के इस संकट में समर्थनम ट्रस्ट आज वैक्सीनेशन के बारे में दिव्यांगों को जागरूक करवाने की मुहिम आरंभ कर रहा है। ट्रस्ट के फाउंडर चेयरमैन डॉक्टर जी.के. महांतेज ने आकाशवाणी समाचार को इस जागृति अभियान के बारे में जानकारी दी। बेंगलुरु में समर्थनम टीकाकरण जागरूकता अभियान चालू कर रहा है। हमारा मुख्य उद्देश्य दिव्यांग लोगों का टीकाकरण करवाना और उन्हें कोविड की गंभीरता से बचाना। बेंगलुरु में दिव्यांगों को और उनके कुटुंब को ड्राई रेशन किट को भी हम दे रहा है। डॉक्टर महांतेज ने कहा है कि आज दिव्यांगों को रेशन किट्स और आशा कार्यकर्ताओं को हेल्थ किट्स दिया जाएगा। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु। भारतीय जनता पार्टी के प्रणेता और भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आज जयंती मनाई जा रही है।
उनका जन्म कोलकाता में आज ही के दिन 1901 में हुआ था। वे प्रमुख भारतीय राजनेता, बैरिस्टर और विचारक थे। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू के मंत्रिमंडल में उद्योग और आपूर्ति मंत्री के रूप में कार्य किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर श्रद्धांजलि दी है। श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा है कि उनके आदर्श देश के लाखों लोगों को प्रेरित करते हैं। उन्होंने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी ने अपना जीवन भारत की एकता और प्रगति के लिए समर्पित कर दिया। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने एक ट्वीट संदेश में कहा है कि डॉक्टर मुखर्जी एक राष्ट्रवादी थे और उन्होंने अपना जीवन भारत की एकता और अखंडता के लिए समर्पित कर दिया। भारतीय एथलेटिक्स संघ AFI ने टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने के लिए 26 एथलीटों की घोषणा की है। ओलंपिक में एथलीट स्पर्धाएं 31 जुलाई से शुरू होंगी और 9 अगस्त तक चलेंगी। AFI के अध्यक्ष आदिले जे सुमिरवाला ने कहा है कि संघ को भारतीय खिलाड़ियों के अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद है। उन्होंने बताया कि 12 व्यक्तिगत एथलीटों और 4x400 मिक्स्ड रिले टीम को विश्व एथलीट मानकों के अनुसार ओलंपिक खेलों में प्रविष्टि मिली है। लंदन में यूरो कप फुटबॉल के पहले सेमीफाइनल में आज इटली का मुकाबला स्पेन से होगा। दूसरे सेमीफाइनल में कल इंग्लैंड और डेनमार्क आमने सामने होंगे। इटली ने पहले क्वार्टर फाइनल में बेल्जियम को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। इंग्लैंड यूक्रेन को 4-0 से हराकर और डेनमार्क चेक गणराज्य को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में पहुंचे हैं। विश्व चैंपियन मुक्केबाज और लंदन ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता MC मैरीकॉम और पुरुष हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह को टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का नेतृत्व करने के लिए नामित किया गया है। भारतीय ओलंपिक संघ ने पुष्टि की है कि पहलवान बजरंग पूनिया समापन समारोह में भारतीय दल की अगुवाई करेंगे। ओलंपिक खेलों में अब मात्र 19 दिन ही बचे हैं। ओलंपिक श्रृंखला के अंतर्गत आज हम भारतीय मुक्केबाज MC मैरीकॉम के बारे में बात करेंगे। मैरीकॉम का जन्म 24 नवंबर 1982 को पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में हुआ था। उन्होंने 6 बार विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता और वे भारत की महिला मुक्केबाजी के लिए प्रेरणा की स्रोत बनी। उन्हें मैग्निफिसेंट मैरी के नाम से जाना जाता है और वे 6 बार विश्व एमेच्योर मुक्केबाजी चैंपियनशिप जीतने वाली पहली भारतीय महिला हैं। उन्होंने 2012 के लंदन ओलंपिक खेलों में 51 किलोग्राम वर्ग के फ्लाई वेट श्रेणी में कांस्य पदक हासिल किया था। वे दक्षिण कोरिया के इंचियोन में 2014 के एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला मुक्केबाज बनी। उन्होंने 2018 के राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक हासिल किया और वे इस मुकाम पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला मुक्केबाज बनी। राष्ट्रपति ने 25 अप्रैल 2016 को मैरीकॉम को राज्यसभा के सदस्य के रूप में नामित किया। उन्हें 2020 में देश के दूसरे सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से भी नवाजा गया। मैरीकॉम के लिए टोक्यो ओलंपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले ओलंपिक खेलों में उन्हें उम्मीद के अनुसार सफलता नहीं मिली जिसे वे इन खेलों में हासिल करना चाहती हैं। शशि भूषण त्रिपाठी, खेल डेस्क। चूके ना निशाना, लक्ष्य तेरा सामने है, जीत के है आना। आकाशवाणी समाचार अपने प्रतिदिन प्रसारित होने वाले कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन में आपके लिए लेकर आया है ओलंपिक क्विज आकाशवाणी समाचार के साथ। इसमें हिस्सा लेने के लिए आपको स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम के दौरान ओलंपिक पर पूछे गए प्रश्न का जवाब देना है। आप अपने जवाब ईमेल कर सकते हैं। पता है airsportscan@gmail.com। विजेता का चुनाव ईमेल के द्वारा सबसे पहले मिलने वाले सही जवाब से होगा। क्विज के विजेता का नाम अगले दिन प्रसारित होने वाले स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम और हमारे समाचार बुलेटिन्स में घोषित किया जाएगा। साथ ही हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts पर भी फ्लैश होगा। इतना ही नहीं, विजेता को भारतीय ओलंपिक टीम की एक जर्सी भी दी जाएगी। तो देर किस बात की, सुनिए स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम रोजाना शाम 7:20 पर FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज और हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर। चल चूके ना निशाना, लक्ष्य तेरा सामने है, जीत के है आना। आकाशवाणी समाचार के ओलंपिक क्विज में दिल्ली की भावना मामगाई कल सबसे पहले सही जवाब देते हुए विजेता बनी। पहली फीमेल विजेता होने पर मुझे काफी खुशी महसूस हुई और मैं आकाशवाणी को धन्यवाद कहना चाहूंगी जो वह इस ओलंपिक क्विज के माध्यम से बड़े ही नहीं युवाओं में भी खेलों के प्रति आकर्षण पैदा करते हैं। टोक्यो ओलंपिक में हमारे देश के जितने भी खिलाड़ी भाग लेने जा रहे हैं, मैं आशा करती हूँ सब अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दे और हमारे
भारत देश का झंडा फहराएं। आकाशवाणी से बातचीत में पूर्व ओलंपियन पीटी उषा ने आकाशवाणी के विशेष ओलंपिक क्विज कार्यक्रम की सराहना की। For Olympics, you are giving about started for the quiz program and all. At least people should know about the sports, and it's for awareness also. It is good, and knowledge-wise also it will improve, and people get more interest, towards sports. So it's a good initiative. पर्यटन मंत्रालय ने वर्ष 2018-19 के राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कारों के लिए प्रविष्टियां आमंत्रित की हैं। इन पुरस्कारों का विवरण और दिशा निर्देश पर्यटन मंत्रालय की वेबसाइट www.tourism.gov.in पर दिए गए हैं। प्रविष्टियां प्राप्त करने की अंतिम तिथि 10 अगस्त है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और मुकेश, अब बताएं आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है। जी हां चंद्रिका, आज प्रकाशित अधिकांश अखबारों ने टीकाकरण में अहम भूमिका निभाने वाले कोविन ऐप को सभी देशों के लिए मुहैया कराने की भारत की तैयारी को सुर्खी बनाया है। अखबारों ने कोविड-19 नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की खबर के साथ लिखा है, स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्षवर्धन ने आगाह किया, कोरोना अभी गया नहीं, लिहाजा ढिलाई नहीं। अखबारों ने दिल्ली के कुछ इलाकों में नियमों का पालन नहीं करने पर बाजार बंद कराने के प्रशासन के फैसले को सख्ती शीर्षक से दिया है। महाराष्ट्र विधानसभा में कल हंगामे के बाद भाजपा के 12 विधायक निलंबित किए जाने की खबर दैनिक ट्रिब्यून और हरिभूमि के पहले पन्ने पर है। अखबारों ने राज्य की राजनीति पर अपने दृष्टिकोण और अनुमान भी साथ ही प्रकाशित किए हैं। हिन्दुस्तान की बड़ी सुर्खी है, 10वीं और 12वीं कक्षा के लिए पाठ्यक्रम 2 हिस्सों में बांटा। शिक्षा बोर्ड ने 4 समाधान प्रस्तुत किए, अब परीक्षा 2 हिस्सों में होगी। पत्र ने इसे राहत बताया है। अमर उजाला ने इसे बड़ा बदलाव बताते हुए लिखा है, ऑनलाइन परीक्षा के विकल्प भी खुले, विशेष मूल्यांकन की योजना की घोषणा। अमर उजाला की खबर है, बैंक के एफडी जमा खातों में समय सीमा पूरी होने के बाद भी रकम पड़े रहने पर ब्याज दर की कटौती होगी। पत्र लिखता है, लंबित राशि पर बचत खाते की दर लागू होगी। नवभारत टाइम्स की खबर है, भारतीय विमानन कंपनियां अब 50% यात्रियों की मौजूदा संख्या की जगह 65% के साथ उड़ान भर सकेंगी। जनसत्ता की खबर है, आईटी कानून की 6 साल पहले रद्द धारा के अंतर्गत मामला दर्ज होने के मुद्दे पर उच्चतम न्यायालय ने कहा कि ये मामला चौंकाने वाला है। राष्ट्रीय सहारा, लोक सत्य, नवभारत टाइम्स और वीर अर्जुन ने उत्तर प्रदेश के गोमती रिवर फ्रंट अनियमितताओं का जिक्र करते हुए सीबीआई के छापों की खबर दी है। दिल्ली में मानसून की बारिश के आगमन में पिछले 15 वर्ष के बाद पहली बार इतना लंबा विलंब देखने को भी अखबारों ने महत्व दिया है। दैनिक भास्कर ने विशेष शीर्षक से पहले पन्ने पर एक अध्ययन की रिपोर्ट के हवाले से लिखा है, अगर आप सोचते हैं तो धूल मिट्टी से दूर ज्यादा साफ सुथरे माहौल में बच्चों की इम्यूनिटी कमजोर हो रही है तो आप गलत हैं। पत्र ने लिखा है, सुचारू कामकाज के लिए हमारी शुरुआती जीवन के कुछ सूक्ष्म जीवों की भी अहमियत है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना टीकाकरण के लिए भारत के कोविन ऐप को विश्व के सभी देशों को उपलब्ध कराने का प्रस्ताव रखा। कहा, महामारी से निपटने में प्रौद्योगिकी महत्वपूर्ण। देश में अब तक 35 करोड़ 71 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। सरकार ने घरेलू उड़ानों को 65% यात्री क्षमता के साथ उड़ान की अनुमति दी। परिसीमन आयोग जम्मू कश्मीर की 4 दिन की यात्रा पर आज श्रीनगर जाएगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने वर्तमान शैक्षणिक सत्र को 2 भागों में विभाजित करने का फैसला किया। दक्षिण पश्चिम मानसून के देश के शेष भागों में 10 जुलाई के आसपास पहुंचने की संभावना। भारतीय एथलेटिक्स संघ एएफआई ने टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने के लिए 26 एथलीटों की घोषणा की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।